हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का लेसन 12 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बाजार के रूप। तो इसमें हम चारों प्रकार के बाजार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट के बारे में या बाजार के बारे में बात करते हैं। तो बाजार असल में है क्या? जो आम आदमी है उसके लिए तो आप मॉल चले जाइए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चले जाइए, आप कनॉट प्लेस की मार्केट चले जाइए, तो वो मार्केट है, वो बाजार है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको हम डिफरेंट वे में लेते हैं। जो भी हम जिस भी तरीके से बायर और सेलर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, है ना, फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, सेल परचेज ऑफ गुड्स, मतलब सेलर सेल करने के लिए और बायर परचेज करने के लिए अरेंजमेंट होता है। अब वो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक तो देखा ये मार्केट है, दूसरा क्या है, ऑनलाइन है ना। आप इंटरनेट के जरिए, ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स हैं, उनके जरिए, ईमेल के जरिए, टेलीफोन के जरिए, मोबाइल के जरिए आपसे सेलर कांटेक्ट करते हैं और आप चीजें खरीदते हैं। तो ये है मार्केट, जो ऑल ओवर इनके बीच में सेल परचेज का अरेंजमेंट होता है। तो ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने चाहे ना हो, पर ये एक दूसरे के अरेंजमेंट में सेल और परचेज होती है। जैसे आपने देखा कि कई ऐप्स हैं, उससे आप परचेज कर लेते हो, घर बैठ के सामान आ जाता है। इसी तरह से ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर की मार्केट है। तो मार्केट को हम इस सेंस में लेते हैं। तो ये देखिए, कंसेप्ट ऑफ मार्केट रेफर टू ऑल सच सिस्टम, जितने भी सिस्टम अवेलेबल है दैट ब्रिंग बायर एंड सेलर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। बायर और सेलर को कांटेक्ट में लाते हैं एंड फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, दोनों के लिए। एजेंट्स के थ्रू हो सकता है, मोबाइल के थ्रू हो सकता है, नेट के थ्रू हो सकता है, कैसे भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल और परचेज उनकी होती है और उसको मार्केट कहते हैं। अब हम परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानेंगे, उनके फीचर्स जानेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, या इसको एकाधिकारिक भी बोलते हैं। तो पहले हम जो है वो हम जाएंगे परफेक्ट कंपटीशन। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत ज्यादा संख्या है क्रेताओं की विक्रेताओं की। बायर्स और सेलर्स बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि एक कोई विक्रेता ना तो पूर्ति को इफेक्ट कर सकता है, ना ही यानी उसके कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही कोई बायर डिमांड को इफेक्ट कर सकता है, और इसीलिए कीमत को भी प्रभावित नहीं कर सकता है। और जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस है, मतलब एक से हैं, रंग रूप आकार गुण ब्रांड सब एक ही है, कोई पैकेज में कोई किसी चीज में कोई डिफरेंस है ही नहीं। और यूनिफॉर्म प्राइसिंग, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये कीमत स्वीकारक है, यानी उद्योग जो उनके लिए कीमत तय करते हैं, सब फर्मों को वही कीमत लेनी पड़ती है। इसको कहते हैं प्राइस टेकर। तो ये डिसाइड नहीं, फर्में नहीं डिसाइड करते हैं, उद्योग मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे जो कीमत तय होती है वो फर्मों के लिए तय कर देते हैं। और फ्री एंट्री, फ्री एंट्री किसकी है? फर्मों की, आ भी सकते हैं और इंडस्ट्री को छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि जो शुरू में अगर बीच में कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट ज्यादा कमा ले तो कमा ले, नहीं तो लॉन्ग टर्म में ये नॉर्मल प्रॉफिट ही या सामान्य लाभ ही कमाते हैं। तो ये जो लाभ कमाएगी वो आ जाएगी और जो हानि उठाएगी वो चली जाएगी। तो ये इनकी फ्री एंट्री। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज किस चीज की है? कीमतों की है, और किस तरह से कीमत लागत आ रही है क्या है, सब लोगों को मालूम है। तो इसलिए कोई भी जो विक्रेता है किसी व्यक्ति से ज्यादा कीमत नहीं ले सकता, क्योंकि सबको मालूम है कि वस्तु की कीमत कितनी। कोई ज्यादा मांगेगा तो वो उधर ना जाके दूसरी जगह जहां उसको ठीक कीमत मिलेगी वहां से लेगा। परफेक्ट मोबिलिटी, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इंडस्ट्री में, वो कहीं भी जहां उनको ज्यादा वेजेस मिलेंगे वो वहां जाके काम कर सकते हैं। और जो मांग वक्र है,
वो परफेक्टली इलास्टिक है। यानी कि क्योंकि जो मांग है, कीमत तो एक ही है, एक ही कीमत पर जितनी मर्जी वस्तुओं को बेचा जा सकता है, तो इन्फिनिटी तक है, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक है। और ये ओ एक्स अक्ष के पैरेलल होता है, समानांतर होता है मांग वक्र, क्योंकि ए आर बराबर एम आर। तो क्योंकि एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू की होता है, तो क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू भी प्राइस के ही बराबर होगा, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु एक ही कीमत पर बिक रही है। नो कंट्रोल ओवर प्राइस, फर्मों का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं। वो जो फर्में कहेंगी वो प्राइस टेकर है, उनको वही लेना पड़ेगा। दे अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, इसीलिए वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, जो कॉस्ट के अंदर हमने देखा है इंक्लूड होता है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी टी आर बराबर टीसी के, टीसी के अंदर उत्पादक का नॉर्मल प्रॉफिट जो वो एक्सपेक्ट करता है सेल परचेज से, वो उसमें शामिल होता है। सेलिंग कॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी क्योंकि वस्तु तो एक ही है, एक ही प्रकार की है, उनमें कोई कंपटीशन भी इसीलिए नहीं है क्योंकि सभी जो फर्में एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती कुछ करने के लिए। वास्तव में जो परफेक्ट कंपटीशन है ये एग्जिस्ट करता नहीं है। अब हम करते हैं इनपरफेक्ट अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारिक कहते हैं। इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, बायर्स और सेलर्स बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन उतने नहीं है जितने पूर्ण प्रतियोगिता में है। तो हर इंडिविजुअल सेलर और इंडिविजुअल बायर कीमत को भी और मांग या पूर्ति को भी प्रभावित कुछ हद तक कर सकता है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है कि सब प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं। आप देखिए चिप्स हैं, कोई लेमन, कोई एक कंपनी बना रही है, कोई दूसरी कंपनी, कोई लेस का बना रही है, कोई दूसरे बना रही है। इसी तरह से आप शैम्पू देखिए, कोई सनसिल्क है, कोई डव है, कोई अलग और बहुत सारे शैम्पू हैं। ऐसे ही साबुन भी हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांड के साबुन है, इनके रंग रूप आकार प्राइस सब अलग है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है ये अलग अलग है बिल्कुल। और प्राइस जो है वो अलग अलग है सबके, सबकी कीमतें अलग अलग हैं। डव को देख लो, अलग कीमत का होगा, लक्स अलग कीमत का होगा, सब अलग अलग होंगे। इनपरफेक्ट नॉलेज, और सबको सही जानकारी नहीं है, इतने सारे हजारों ब्रांड्स हैं, तो कई बार वो जो कंज्यूमर है वो धोखा भी खा जाता है, उससे ज्यादा भी चार्ज कर लेते हैं। और इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इम्परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मोबाइल वो नहीं होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं रुकावट हो जाती है। और इलास्टिक डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन, जो मांग वक्र है वो लोचशील है और नीचे की तरफ जाता है, और अधिक लोचशील है क्योंकि प्राइस कम करके ही ज़्यादा वस्तुओं को बेचा जा सकता है। तो ये कई बार आ जाता है कि ये इलास्टिक डिमांड कर्व क्यों होता है, क्योंकि जो फर्में हैं ज़्यादा कम कीमत पर ही ज़्यादा वस्तुओं को बेच सकती हैं। और पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, एब्सोल्यूट मतलब इंडस्ट्री का ऐसे जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था ऐसा नहीं, ये अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को कम और ज़्यादा कर सकती हैं। और ये भी अंत में नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करती हैं। और इनकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनको अपने एडवर्टाइजमेंट में इनका बहुत खर्चा होता है। कभी आप टीवी पे देखते हो, अखबारों में देखते हो, जगह जगह इनके होर्डिंग्स लगे होते हैं सड़कों पे, तो ये एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाती हैं। अब हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। तो पहले हम मोनोपोली करते हैं जिसमें एकाधिकार है। तो वन सेलर एंड मैनी बायर्स, एक ही सेलर है और बायर्स बहुत सारे हैं, मतलब सभी हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी लाइसेंस सरकार से लेना पड़ता है। अब हमारे देश में तो रेलवे है या मेट्रो है, ये मोनोपोली है, और इनको सारे अपने सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, और लोगों को आसानी से लाइसेंस शायद ना मिले।
तो इसमें वन सेलर है और बायर्स तो ट्रेवल करने वाले तो बहुत है। होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड, और इनके अगर कोई प्रोडक्ट्स हो, मान लो मोनोपोली के प्रोडक्ट्स हो, तो वो दोनों तरह से हो सकते हैं। एक जगह पे किसी प्रकार के हो सकते हैं और दूसरे पे दूसरे प्रकार के हो सकते हैं। प्राइस नॉट यूनिफॉर्म, प्राइस एक से नहीं होते। रेलवे में अगर आप ट्रेवल करेंगे तो नज़दीक के लिए कम टिकट और दूर के लिए ज़्यादा टिकट लगेगा, तो इसलिए प्राइस यूनिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी मोनोपोली में भी प्राइस को कम करके ही ज़्यादा सेल की जा सकती है। नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, तो नई फर्म्स की एंट्री मुश्किल होती है। या तो लाइसेंस लेना है, या तो कभी पेटेंट हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे कि फर्म्स को एंट्री नहीं मिलती है। इनपरफेक्ट नॉलेज, और यहाँ भी सबको परफेक्ट नॉलेज नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट है बन रहा है तो कोई किसी का प्राइस कहीं पर ज़्यादा होगा और किसी पर कम होगा। और यहाँ भी इनपरफेक्ट मोबिलिटी है, यानी उत्पादन के साधन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाना आसान नहीं होता है। और लेस इलास्टिक डिमांड, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा इलास्टिक थी, ज़्यादा लोडशील थी, इसमें कम इलास्टिक होती है, कम लोडशील होती है। और ये इसका भी जो कर्व है वो नीचे की तरफ लेफ्ट से लेके OX की तरफ नीचे की तरफ जाता है, लेकिन लेस इलास्टिक है। सेलिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड, जो सेलिंग कॉस्ट है उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही फर्म है, सबको मालूम है, तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस उन्होंने ही डिसाइड करना। अगर कोई फर्म भी है ऐसी जो मोनोपोली में है, तो वो अपने प्राइस खुद डिसाइड करेगी। और क्योंकि एक ही है इसलिए वो अपने प्राइस, वो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न करती है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये अपने प्राइस कम करके ही ज़्यादा सेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, या इसको हम कहते हैं अल्पाधिकार। इसमें जो फर्म्स होती हैं वो थोड़ी होती हैं, जैसे कि आप देखो 10 या 15 हो गई, और सेलर्स तो बहुत ज़्यादा है। और ये जो 10-15 फर्में हैं, जैसे कि आप देखो अगर कार इंडस्ट्री देख लो, अगर टीवी इंडस्ट्री देख लो, AC देख लो, तो यहाँ पर बहुत कम ब्रांड्स हैं, ठीक है। और बायर्स तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो कोई कार बना रहा है तो दिल्ली में कुछ और अगर मान लो इंडिया से बाहर भी भेज रहा है तो कुछ और शेप वगैरह आकार कुछ हो सकता है। लेकिन ये दोनों तरह से हो सकते हैं, और ये प्राइस अलग अलग सबके होते हैं। और क्योंकि ये थोड़े से हैं तो बहुत ज़्यादा मार्केट एक एक फर्म होल्ड करती है ना। तो बहुत ज़्यादा इनको अपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है। और ये लोग पेटेंट करा लेते हैं कुछ चीज़ों को, ताकि फर्मों की एंट्री, दूसरी फर्मों की एंट्री ना हो। और लोगों को परफेक्ट नॉलेज नहीं होती तो ये प्राइस भी कई बार ज़्यादा ले लेते हैं। इनपरफेक्ट मोबिलिटी यहाँ पर भी है कि मूवमेंट फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर इज डिफिकल्ट, सेलिंग कॉस्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत ज़्यादा जो ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हैं, तभी क्योंकि कुछ ही कंपनियां हैं और इनका आपस में प्रोडक्ट को कंट्रोल और प्राइस पे कंट्रोल करने से ही ये अपने लाभ को बढ़ा सकती हैं। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स तो ये कमाती हैं। तो इसमें दो तरह की होती है ओलिगोपोली। एक तो होती है कलूसिव, जिसे हम कहते हैं कि कुछ जो है सहयोग वाली, जो एक दूसरे से सहयोग कर लेती हैं, मिल जाती हैं आपस में। और फिर ये जो उनमें से कोई लीडर होगा प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी फर्म कितना प्राइस रखेगी और कितनी क्वांटिटी बेचेगी। और इसी तरह से गैर सहयोगी होती है, उसमें फिर कट थ्रोट कंपटीशन है। वो अपने अपने प्राइस रखती हैं, अपने अपने प्रोडक्ट का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश करती हैं, सेल को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च होता है।
तो जैसे ये मैंने कहा कलूसिव होती हैं या ये सहयोगी होती हैं, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उन्होंने एक अपना कार्टेल बना लिया, ऐसे और भी होंगी। तो ऐसे बना लेती हैं तो उसमें फिर इनको एक दूसरे से खतरा नहीं होता, है ना, क्योंकि वो प्राइस पे भी और कितना कौन प्रोडक्शन करेगा उस पे भी एक दूसरे के लिए तय कर लेती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।